मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग फाइन। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं थोड़ा सा नहीं, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। मैं आपको एक सिचुएशन पहले देना चाहूँगी, उसके बाद हम लोग इस चैप्टर को, इस पर्टिकुलर पोइट्री को स्टार्ट करने वाले हैं। अब आप लोग को इस पोइट्री का टाइटल तो पता ही हुआ है, लेकिन मैं इसके पहले आपको एक सिचुएशन देती हूँ। लाइक फॉर एग्जांपल, आप लोग एक ऐसे सिचुएशन में फंस चुके हैं जहाँ पे आपको लगता है कि मुझे अब कहीं थोड़ा सा लगता है, ऐसा कभी मुझे ब्रेक चाहिए लाइफ से, थोड़ा सा कहीं घूम आते हैं, कहीं फैमिली के साथ चले जाते हैं, कहीं किसी ट्रिप पे जाते हैं। तो जब अपनी लाइफ से बहुत ज़्यादा बोर हो चुके होते हैं, बहुत स्ट्रेस हो चुका होता है ना, मतलब लगता है थोड़ा सा अलग, कुछ सा अलग चाहिए। तो बस वैसा ही कुछ कुछ यहाँ पे इस पोएट्री में भी बोला गया है। अब मैं आपको पहले थोड़ा-सा इसका हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट दे देती हूँ। मतलब इस पोएट्री को जब लिखा गया था, तो उस टाइम पे सोशो पॉलिटिकल जितने बैकग्राउंड थे, वो कौन-कौन सी चीज़ें हो रही थी, जिसकी वजह से इस पोएट्री को लिखा गया था। अब सबसे पहले हम बात करते हैं इनके पोएट की। तो पोएट का नाम है विलियम बटलर यीट्स, जिसको हम लोग नॉर्मल भाषा में डब्ल्यू.बी. यीट्स भी बुलाते हैं कॉमनली। अब उस टाइम पे जो उस ड्यूरेशन जो चल रहा था, तो वहाँ पे हो रही थी, अभी इस वक़्त वर्ल्ड वॉर फर्स्ट या फिर सेकंड फेज़ चल रहा था उस टाइम। और यहाँ पे प्रॉब्लम ये राइज़ होती है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, लास्ट लेसन भी आप लोगों ने पढ़ा है। उसके बाद आपका सप्लीमेंट्री में एक चैप्टर है थर्ड लेवल। अगर आप लोगों ने इतना ध्यान दिया होगा, तो उस पे चीज़ पे फ़ोकस करना। जब कभी भी ऐसी वॉर सिचुएशंस होती है ना, तो सबसे बड़ा इम्पैक्ट किस पे पड़ता है? सिटी लाइफ़ पे। किस पे पड़ता है? सिटी लाइफ़ पे। क्या पड़ता है कि जितने भी बहुत सारे इनोसेंट पीपल, जिनकी कोई गलती भी नहीं होती है, बहुत सारे घर उजड़ जाते हैं, घर टूट जाते हैं, पूरी की पूरी सिटी, कंट्रीज डिस्ट्रॉय हो रही होती हैं। तो इतना वास्ट लेवल पे डिस्ट्रक्शन होता है ना। और उस टाइम पे जो पोएट भी हैं, उनके साथ भी ऐसा कुछ, मतलब उनके आसपास ऐसी चीजें सराउंडिंग में पूरी हो रही थी। तब इसीलिए ये चीज़ सोचते हुए उन्होंने इस पोएम को क्रिएट किया अपनी इमेजिनेशन के थ्रू। और इन्होंने ये जो लेक आइल ऑफ इनिस्ट्री है, इस ये एक काइंड ऑफ आइलैंड है, ठीक है? ये एक ऐसा आइलैंड है जो बहुत ही शांत और बहुत ही अकेले जैसी जगह पर नहीं होती है, वैसा आइलैंड है जहाँ पे आस-पास आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ नेचुरल एलिमेंट्स देखने को मिलेंगे। अब इसका एक और पर्सपेक्टिव पॉइंट पोएम का ये है कि पोएट के अकॉर्डिंग जब आप नेचर से कनेक्टेड रहते हो ना, तो आपको हमेशा अच्छी फीलिंग ही आती है, एक पॉजिटिव वाइब ही आएगी। कि अगर आप एक ऐसी सिचुएशन में फँसे हुए हो जहाँ पे आपको लग रहा है कि बहुत टेंशन हो रही है और सब कुछ ना, यूजुअली हम लोग सिटी लाइफ को भी ऐसे ही कंसीडर करते हैं कि अभी आप देखो शहर में हो तो गाड़ियाँ चल रही हैं, सब बहुत चहल-पहल है, इंडस्ट्रीज़ हैं, बिल्डिंग्स हैं, पॉल्यूशन है, ये सारी चीज़ें हम लोग को दिमाग में आती हैं। बट अगर मैं वहीं बात करूँ किसी गाँव के बारे में, अगर मैं बात करती हूँ, तो आप लोग को क्या समझ में आएगा कि गाँव में थोड़ी शांति रहती है। और देखो, वो शाम के टाइम पे होता है ना, जो छोटे-छोटे इंसेक्ट्स होते हैं, वो सारे जो आवाज़ करते हैं, फिर सुबह-सुबह के टाइम पे भी जो इंसेक्ट्स आवाज़ करते हैं, उससे थोड़ा-सा सूदिंग वॉइस आपको जो होता है, वो एक काइंड ऑफ रिलैक्सेशन प्रोवाइड करता है। तो बस ऐसे ही यहाँ पे हमारी पोएट्री भी होने वाली है। तो ज़्यादा लेक्चर नहीं दूँगी इस पे मैं, क्योंकि आप लोगों को ज़्यादा फिर यही लगने लगेगा, तो फिर पोएट्री नहीं पढ़ पाएँगे। तो चलो हम लोग पोएट्री स्टार्ट करते हैं। सॉरी। और हम लोग उसके बाद पूरा समझेंगे कि इस पोएट्री का पूरा एग्जैक्टली पर्पस क्या था लिखने का, और क्यों इसमें से हम लोग को कौन-कौन चीज़ें सीखने को मिलती हैं। ठीक है? तो चलो विदाउट एनी फर्दर अडू, हम लोग अपनी आज की पोएट्री स्टार्ट करते हैं। तो मैं इस पोएट्री में 3 स्टैन्ज़ा हैं, 3 या 4 स्टैन्ज़ा हैं। मैं उसको स्टैन्ज़ा वाइज़ लाइन बाय लाइन पूरा एक्सप्लेन करने वाली हूँ आप लोग को। तो बहुत ही अटेंटिव होके एक्टिव लर्निंग आप लोगों को करनी है। बस बैठ के वीडियो खोल के बैठ नहीं जाना है। ध्यान से सुनिए, और आई एम श्योर वीडियो के एंड तक आपको पूरा जो पोएम है वो क्लियर हो जाना है। चलो, आई विल अराइज एंड गो नाउ। अब सबसे पहले बहुत ही आराम से, बहुत ही अच्छे से समझाऊंगी, तो कॉन्सेप्ट क्लियर होना इम्पोर्टेंट है। हम्म यहाँ पे आए कौन है? पोएट। हर चीज बता रही हूँ तो दिमाग में लेके चलना। यहाँ पे आए कौन है? पोएट है। अब वो जो पोएट है डब्ल्यू बी ईट्स, वो ये कह रहे हैं कि अब मैं यहाँ से उठ रहा हूँ और मैं जा रहा हूँ। अब ये चीज दिमाग में रखना कि ये उन्होंने एज अ, मतलब इमेजिनेशन ये है उनकी। ये स्पेसिफिकली वो कोई रियलिटी में उठ के वहां से चल नहीं दे रहे हैं। ये उनका एक इमेजिनेशन है कि क्योंकि आसपास की सिचुएशंस बहुत खराब चल रही हैं, वर्ल्ड वॉर का टाइम चल रहा है, डिस्ट्रक्शन लेवल बढ़ते ही जा रहे हैं। तो अब उनको चाहिए एक पीसफुल जगह। सिंपल सी बात है कि उनको चाहिए कि पीसफुल जगह। और वो अब ये सोच रहे हैं कि मैं ऐसी कौन-सी पीसफुल जगह पे जाऊँ जहाँ पे मुझको सुकून मिल सकता है। आई विल अराइज़ एंड गो नाउ एंड गो टू द इनिस्ट्री। इनिस्ट्री यहाँ पे आइलैंड का नाम है, ठीक है? आइलैंड का नाम है, जो कि एकदम सी के बीचों-बीच में बहुत ही अकेला आइलैंड है वो। उसके आस-पास सिर्फ़ और सिर्फ़ नेचर के साउंड्स मिलेंगे आपको, सिर्फ़ और सिर्फ़ नेचुरल एलिमेंट्स मिलेंगे, पेड़-पौधे,
कहते हैं ना वनस्पति और छोटे-छोटे जो इंसेक्ट्स होते हैं, सॉइल हो गए, वाटर हो गया, वहाँ पे आपको कोई बड़ी-बड़ी बिल्डिंग्स नहीं मिल रही हैं, वहाँ पे आपको कोई कार, व्हीकल्स कुछ नहीं मिल रहा है, वहाँ पे कोई डिस्ट्रक्शन नहीं हो रहा है, वहाँ पे कोई वर्ल्ड वॉर नहीं चल रही है। तो उन्होंने इनिस्ट्री एक जगह क्रिएट करी जहाँ पे उनको सिर्फ़ और सिर्फ़ सुकून मिलने वाला था। एंड अ स्मॉल केबिन बिल्ट देयर। केबिन मतलब यहाँ पे छोटा-सा रूम टाइप का वहाँ पे बना होगा। मतलब अब यहाँ पे क्या है कि आइलैंड पे उन्होंने पूरा अपना जो लाइफ स्टाइल है वो पूरा इमेजिनेशन करना स्टार्ट कर दिया है कि मैं एक आइलैंड पे जाऊँगा और वहाँ पे एक केबिन मतलब हट टाइप का देखो यहाँ पे आप लोग पिक्चराइज़ेशन से समझ सकते हो कि ये मतलब मान लो कि वो एक आइलैंड पे गए हैं और वहाँ पे उन्होंने ऐसा अपना एक हट टाइप का पूरा ऐसा कंस्ट्रक्ट सा कर लिया है, ठीक है? ऑफ क्ले एंड बॉटल्स मेड। क्ले मतलब आपने पता हो जो मिट्टी के घर नहीं होते जैसे आप लोगों ने देखा होगा गाँव वगैरह में क्या होता है, वहाँ पे आपको पक्के मकान ज़्यादा देखने को में नहीं मिलते हैं। वहाँ पे देखो कच्चे मकान होते हैं जिसमें ऐसे झोपड़पट्टी भाषा में कहते हैं। तो जो वो ब्राउन कलर का हो यूजुअली होता है एकदम कच्चे-कच्चे मकान जो होते हैं, उसके बने बने होते हैं और वॉटल्स का मतलब होता है जो लकड़ी की पतली-पतली जिसे हम लोग हिंदी में बेत कहते हैं। पतली-पतली जो डंडियाँ होती हैं जिनसे वो फेंसेस वगैरह बनाए जाते हैं, उनको हम लोग वॉटल्स कहते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है अ मटेरियल फॉर मेकिंग फेंसेस, वॉल्स एटसेट्रा। 9 बीन्स रोज़। बीन यहाँ पे क्रॉप का नाम है, जैसे कॉफ़ी होती है, बीन होती है, तो उन्होंने कहा कि मैं वहाँ पे अपने खाने के लिए बीन उगाऊँगा जो कि जिनकी 9 रोज़ रहेंगी। लाइक ऐसा समझो कि उनका ये फार्म टाइप का होगा और वहाँ पे 1, 2 ये, ठीक है? वो 9 रोज़ उगाएँगे, किसकी उगाएँगे? बीन की उगाएँगे। बीन इज़ अ काइंड ऑफ क्रॉप। विल आई हैव देयर एंड हाइव फॉर द हनी बी। अब हनी बी के लिए मुझे हाइव चाहिए। तो मतलब यहाँ पे वो क्या कर रहे हैं? वो बहुत ही एक तरीके से मानो तो प्रैक्टिकैलिटी में बात कर रहे हैं कि मैं वहाँ पे जाके बस वहाँ पे रहने नहीं लगूँगा, क्योंकि मुझे यहाँ पे वर्ल्ड वॉर की वज़ह से वॉर सिचुएशन की वज़ह से मुझे प्रॉब्लम अराइज़ हो रही है, तो मैं बस आइलैंड खोज के वहाँ पे रहने नहीं लगूँगा। मैं आइलैंड खोजूँगा, फिर वहाँ पे अपने रहने का बंदोबस्त करूँगा, घर बनाऊँगा वहाँ पे, एक छोटी-सी झोपड़ी टाइप की बनाऊँगा। और देखो यहाँ पे भी एक और चीज़ सोचने वाली बात है कि वहाँ पे वो उनको नहीं चाहिए कि मेरा एक आलीशान बंगला हो, बहुत बड़े बहुत अच्छे से मार्बल्स वगैरह लगे हों। उनको बहुत ही नॉर्मल सा, सिंपल सा हट चाहिए कि वो उसको बना सकें और नेचुरल चीज़ें यूज़ करके। जैसे मिट्टी, मिट्टी तो नेचुरली होती है। अब जो लकड़ी की बेतें होती हैं, वो भी नेचुरली होती है। बट ब्रिक्स की अगर मैं बात करूँ, ब्रिक्स आर नॉट नेचुरल, मार्बल्स आर नॉट नेचुरल, ग्लास इज़ नॉट नेचुरल, सीमेंट इज़ नॉट नेचुरल। तो उनको कुछ नेचुरल चीज़ें ही चाहिए थी, इसीलिए उन्होंने डिसाइड किया कि मैं छोटी-सी झोपड़ी बनाऊँगा और फिर वहाँ पे उसके अराउंड फेंस क्रिएट करूँगा और मैं वहाँ पे खेती वगैरह भी करना स्टार्ट करूँगा खाने के लिए, बिकॉज़ खाने के बिना सर्वाइवल तो हो नहीं सकता है। और मैं हनी बी के लिए एक हाइव क्रिएट करूँगा। ये हनी बी तो आप लोगों को पता ही होगा, बी हाइव क्रिएट करूँगा जहाँ पे उसको हनी प्रोवाइड हो जाएगी। एंड लिव अलोन इन द बी लाउड ग्लेड। और मैं वहाँ पे अकेले रहूँगा। बी लाउड ग्लेड का मतलब क्या होता है? देखो ग्लेड का मतलब होता है कि एक एरिया, देखो जैसे आप लोग पिक्चर में देख सकते होंगे। जब आप कभी भी निकलो तो बहुत ही मतलब काइंड ऑफ खेत है, बट यहाँ पे बड़े-बड़े पौधे नहीं, मतलब बड़े-बड़े पेड़ नहीं होते हैं। बहुत ही छोटे-छोटे श्रब्स वहाँ पे होते हैं, काइंड ऑफ ग्रासलैंड, ठीक है? ग्रासलैंड समझ लो। तो वैसी वहाँ पे एरिया रहेगा और वहाँ पे वो जो बीज है, मतलब जो इंसेक्ट्स, फ्लाइंग इंसेक्ट्स होते हैं, वो सब घूम रहे होंगे, उनसे पूरा भरा होगा पूरा आसमान। और एक नेचर का साउंड वहाँ पे निकल के आ रहा होगा। जैसे मैंने आपको बताया गाँव वाला एग्ज़ाम्पल लेके, जब आप गाँव वगैरह में कभी गए हो अगर, तो ऐसा होता है ना कि शाम के टाइम पे वो जो इंसेक्ट होता है, एग्ज़ैक्टली आई कैन नॉट रिमेंबर दैट पर्टिकुलर नेम, वो ऐसा बहुत आवाज़ करता है, तो वो भी बहुत प्यारा-सा लगता है। और फिर जब स्टार्टिंग में जब सुबह-सुबह भी एक आवाज़ आती है एक जानवर की, तो वो भी बहुत अच्छा-सा लगता है। तो वहाँ पे एक पीसफुल पूरा जो क्राइटेरिया है वो क्रिएट हो रहा है। तो इसीलिए यहाँ पे वो पोएट ने उसको यूज़ करा है। एंड आई शैल हैव सम पीस देयर। अब उनको लगता है कि अगर ये सारी चीज़ें मैं वहाँ पे क्रिएट कर लूँगा, तो वहाँ पे मुझे क्या मिलेगा? पीस मिलेगा, सुकून मिलेगा। फॉर पीस कम्स ड्रॉपिंग स्लो। अब देखो ये इम्पोर्टेंट लाइन है कि ऐसी पीस एक ऐसी चीज़ है जो एक बार की नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं वहाँ पे जाऊँगा, सब कुछ बनाऊँगा तो एक बार की मुझे सुकून मिल जाएगा। पीस को यहाँ पे कॉन्सेप्ट दिखाया गया है, कह सकते हो कि टाइम के साथ थोड़ा-सा कंट्रास्टिंग में लिया गया है, कि जैसे हर चीज़ समय के साथ-साथ आराम-आराम से आती है। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल अभी आप लोग 9th क्लास में हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि अभी आप लोग पढ़ रहे हैं और फिर आप जब एग्ज़ाम देने तो तुरंत ही बस आपका कल ही एग्ज़ाम हो जाएगा, कि हाँ, बस 1 महीना पढ़ना फिर 1 महीने बाद पूरा 1 साल का एग्ज़ाम दे दो। नहीं, आपको साल मिलता है, पूरा 1 ईयर मिलता है, सेशन मिलता है, कि आप लोग 1 साल में आपके पास सिलेबस अच्छा खासा है, तो वो सब कुछ आप 1 दिन में तो कवर कर नहीं सकते हो। तो अगर आपको अच्छे मार्क्स चाहिए होंगे, तो आप लोग क्या करोगे? रोज़-रोज़ थोड़ा-थोड़ा पढ़ोगे ना,
कि एक ही दिन लेके बैठ जाओगे कि आज तुम्हें पूरा रगड़ के पढ़ना ही है, हमारा 1 साल बाद पेपर है, ऐसा तो चलता नहीं है। तो आपको 1 साल दिया जाता है, जैसे कि आपके पास टाइम है, आपने एक दिन एक चीज़ कवर कर ली, अगले दिन एक चीज़ कवर करी, तो आपके पास टाइम है कि रोज़-रोज़ आप थोड़ा-थोड़ा सा कवर करोगे, फिर एट द एंड जब एग्ज़ाम का टाइम आने वाला है, तो फिर आपको समझ में आएगा कि हाँ, मेरे पास ये सारे टॉपिक्स जो हैं वो मेरे प्रिपेयर्ड है। मतलब मेरे पास एक बंच बन चुका है, जो मेरा इतना पूरा टॉपिक्स प्रिपेयर्ड है, तो मतलब अपने एग्ज़ामिनेशन के लिए एकदम अच्छे से प्रिपेयर होके बैठी हूँ। तो बस वैसा ही कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी दिखाया गया है कि जो पीस है, पोएट के अकॉर्डिंग पीस एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो एक बारगी आपको नहीं मिल सकता है। मतलब आपको एक बारगी सुकून नहीं मिलेगा। मान लो कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगेन आई विल कम टू द एग्ज़ाम्पल पोर्शन कि आपका बहुत मूड खराब है, आप इरिटेट हो चुके हो एकदम, आपको लगता है भैया हो चुका है, दुनिया से हम त्रस्त हो चुके हैं। तो फिर आप क्या करते हो कि थोड़ा-सा ऐसा कुछ, अब सबका भी अलग-अलग होता है। किसी इंसान को म्यूज़िक सुन के सुकून मिलता है, किसी को किसी से बात करके मिलता है, किसी को अकेले रह के मिलता है, तो सबका अलग-अलग पर्सपेक्टिव होता है। तो जिसका भी जो भी पर्सपेक्टिव है वो ऐसे तो है नहीं कि मान लो कि अगर जिस इंसान को अकेले रहना पसंद है, तो एक बार ये अकेले होगा तो एक बार को सुकून मिल जाएगा, नहीं। वो ड्यूरेशन ऑफ टाइम पे डिपेंड करता है। मान लो किसी को म्यूज़िक सुनना पसंद है, कि मान लो अभी मेरा मूड खराब हो रखा है और मुझे पता है कि मेरे म्यूज़िक से मूड सही हो जाता है। तो जिस मोमेंट पे मैंने कोई गाना प्ले किया है, उसी मोमेंट पे तुरंत ही मेरा मूड नहीं सही हो जाएगा। मैं पहले गाने को सुनूँगी, फिर आराम से कम 5-10 मिनट तक मैं उसको सुनूँगी, तब वहाँ जाके सुकून मिलेगा, हाँ, अब मुझे थोड़ा-सा रिलैक्सेशन फ़ील हो रहा है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट जो है, पोएट ने यहाँ पे दिखाया है। ड्रॉपिंग फ्रॉम द वेल्स ऑफ द मॉर्निंग टू वेयर द क्रिकेट सिंग। वेल्स का मतलब होता है, आपने वो देखा घूंघट, पिक्चर्स मैंने इसलिए आप लोग के लिए लगाई हुई हैं ताकि आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन ना हो। वेल का मतलब होता है घूंघट। अब वहाँ पे जो पूरा सीन है, वो यहाँ पे दिखाया गया है कि सुबह-सुबह का जो टाइम होता है ना, वो ऐसा लगता है कि जो सूरज है, जो सूरज की किरणें हैं, वो घूंघट ओढ़ रही है। पूरे जो ऊपर देखो पहाड़ वगैरह रहते हैं। अब अगर मैं आइलैंड की बात करती हूँ, तो वहाँ पे पेड़-वेड़ भी रहते हैं, पहाड़ वगैरह भी रहते हैं। तो जब आप लोग, मैं आपके लोग की बात नहीं कर रही, मतलब मैं पोएट के पर्सपेक्टिव से बता रही हूँ, कि अगर वो पोएट जो है वहाँ पे आइलैंड पे जाके रहना स्टार्ट करेगा जब, और जब वो देखेगा ना उसकी जो वो सनराइज़ जो पॉइंट है यहाँ पे, जब वो सुबह-सुबह सूरज उगेगा, तो उस टाइम पे उसको बहुत ही अच्छा फ़ील होगा, मतलब ऐसा लगेगा सूरज की किरणें जो हैं, वो घूँघट ओढ़ रही हैं, ऐसा ऐसा दिखने में लगेगा। थोड़ा-सा समझने की कोशिश करना कि जो पहाड़ हैं वहाँ पे, और वहाँ पे जो सूरज की किरणें पड़ रही हैं, वो ऐसा प्रिटेंड होगा कि वो लोग क्या कर रही हैं, घूँघट ओढ़ रही है, ठीक है? थोड़ा-सा समझने की कोशिश करना, एग्ज़ैक्टली मैं बता नहीं पा रही हूँ इसको। टू वेयर द क्रिकेट सिंग, क्रिकेट ये वो वाला क्रिकेट नहीं है, विराट कोहली वाला नहीं है, ये क्रिकेट इज़ अ काइंड ऑफ इंसेक्ट, ठीक है? जो बहुत आवाज़ें करता है। देयर मिडनाइट्स ऑल द ग्लिमर, यहाँ पे ग्लिमर का मतलब होता है स्टारी। अब एक और चीज़ मैं आपको बताती हूँ, एक कॉन्सेप्ट है स्टार्स वाला। अभी आप लोग सिटी में रह रहे हो, तो जितने बच्चे अभी सिटी में रह रहे होंगे, देखो रात के टाइम पे उतना तारे वगैरह अब नहीं दिखते हैं, ड्यू टू पॉल्यूशन। पॉल्यूशन हो रहा है, इतना डस्ट है, आपका एनवायरनमेंट जो है वो क्लीन नहीं है, इसलिए आपको नहीं दिखेगा। वहीं अभी आप किसी विलेज में चले जाइए, गाँव वगैरह के साइड चले जाइए, किसी शहर के आउटर एरिया में चले जाइए, तो वहाँ पे देखो रात के टाइम पे एकदम लगता है कि एकदम जगमग हो गया है आकाश। है ना? एकदम बहुत ज़्यादा तारे-वारे बहुत दिखते हैं। तो यहीं पे इसीलिए बताया गया है कि क्योंकि वहाँ का एनवायरनमेंट इतना क्लीन है, वहाँ पे कोई भी तरीके का पॉल्यूशन नहीं है, कोई भी तरीके की डस्ट पार्टिकल्स कुछ भी नहीं है। वहाँ पे सब कुछ इतना नेचुरल है, सब कुछ इतना नेचर से कनेक्टेड है कि सब कुछ एकदम क्लीन लगता है, सब कुछ एकदम साफ-सुथरा लगता है, बहुत ही क्लियरेंस रहती है हर चीज़ के लिए। तो यहाँ पे इसलिए उन्होंने ये वाला कॉन्सेप्ट यूज़ किया है कि वहाँ पे मिडनाइट भी लगता है बहुत चमक रही है, मतलब रात में जब वो आसमान को देखते हैं, तो वो आसमान चमक रहा होता है तारों से, इतने ज़्यादा तारे भरे होते हैं वहाँ। एंड मून अ पर्पल ग्लो। अब ये चीज़ क्या है कि जब आपने देखा होगा रात होत में देखो, जब चाँद चाँद की रोशनी पड़ती है, तो वो हल्का-सा ब्लूइश और पर्पलिश में थोड़ा-सा इफ़ेक्ट डाल के देती है। आपको एग्ज़ैक्टली एकदम ब्राइट व्हाइट लाइट नहीं आती है। थोड़ा-सा देखो पर्पल इफ़ेक्ट निकल के आएगा। तो वही यहाँ पे बताया गया है कि जो मून लाइट है, उसको यहाँ पे पर्पल ग्लो बोला गया है। एंड इवनिंग फुल ऑफ द लिनेट स्विंग। लिनेट इज़ अ काइंड ऑफ बर्ड, जो मैंने अगेन पिक्चर में लगाया हुआ है। एक तरीके की बर्ड होती है, और यहाँ पे बताया गया है कि शाम के टाइम पे ये जो लिनेट बर्ड्स होती हैं, वो सारी बहुत ज़्यादा आ जाती हैं और सब वहीं पे आस-पास उड़ रही होती हैं, फ्लाई कर रही होती हैं। तो वहाँ से भी एक बहुत ही अच्छा से एक एलिमेंट निकल के आता है कि शाम के टाइम पे आप निकल रहे हो बाहर, तो अभी निकलोगे तो क्या होगा, यहाँ से निकले, सड़क आ गई, सड़क में बहुत सारे व्हीकल्स चल रही हैं, वही बड़ी-बड़ी बिल्डिंग्स, अब तो खैर पेड़ भी कटने लगे हैं बहुत ज़्यादा, तो कोई मतलब बिल्कुल भी नेचुरल एलिमेंट आपको मिल ही नहीं रहा है। कोई पेड़-पौधे नहीं, बड़े-बड़े पेड़ भी हैं तो वो कट गए हैं, आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ बिल्डिंग्स मिल रही हैं, सिर्फ़ सब कुछ आर्टिफ़िशियल है, हर चीज़ आर्टिफ़िशियल है।
बट वहाँ पे अगर मैं आइलैंड के बाद से कंपेयर करूँ इस पूरे सिनेरियो को, वहाँ पे उनको क्या मिल रहा है कि उनको आइलैंड में मिल रहा है कि सब कुछ नेचुरल चीज़ें हैं, सनलाइट हो गया, मूनलाइट हो गया, स्टारी मिडनाइट हो गई, क्रिकेट हो गया, क्रिकेट जो इंसेक्ट है वो जो बोल रहा है वो चीज़ हो गई। उसके बाद ये क्या कहते हैं, ये जो लिनेट पूरी घूम रही थी शाम के टाइम पे, बहुत और सारी बहुत ज़्यादा सब कुछ ग्रुप में बना के आ गई थी और वो सारे लोग फ्लाई कर रहे थे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो उनको बहुत ही कनेक्टेड लग रहा है। अब ध्यान देने वाली बात ये है कि वो अभी तक वहाँ पे उस आइलैंड में गए नहीं है, ये सारी उनकी इमेजिनेशन ही है, ठीक है? ये चीज़ दिमाग में रखना आप। मूविंग ऑन, आई विल अराइज एंड गो नाउ। अब इतना सोचने के बाद उन्होंने कहा कि ऐसा है कि अब उनको इतना अच्छा लग रहा था दैट ही वाज लाइक कि भाई अब तो नहीं रहा जाएगा मुझसे, मुझको उठना चाहिए और चलना चाहिए किसी ऐसे इनस फ्री आइलैंड पे फॉर ऑलवेज नाइट एंड डे, दिन रात हर वक्त के लिए। मतलब उनको लगा कि अब इतना ज़्यादा chaos मच चुका है हमारे एनवायरनमेंट में, हमारे सराउंडिंग में, कि अब हम लोग को एक पीसफुल जगह ढूंढनी पड़ेगी। भाई मुझे बाकियों का तो नहीं पता लेकिन मैं तो जा रहा हूँ हमेशा हमेशा के लिए एक ऐसी जगह पे जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पीस हो, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ नेचर हो। आई हियर लेक वाटर लैपिंग विद लो साउंड। लेक वाटर लैपिंग, अब यहाँ पे एक फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है, ये आप लोग मुझे बताएंगे, ये आप लोग का होमवर्क नंबर 1 है, ये आपका होमवर्क 1 है। इस पूरे स्टैंजा में स्पेसिफिकली इस लाइन में एक फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है। मैं आपको पहले इतना तो मैंने बता ही दिया है, एक फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है। वो फिगर ऑफ स्पीच कौन सा है, ये आप मुझे ये वर्ड लिख के और डैश करके कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है ये भी आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में, ठीक है? पहले अभी वीडियो देख लो पूरा। तो अब उनको ऐसा लगता था कि अब वापस से वो इमेजिनेशन में चले गए क्योंकि उन्होंने इतना सब कुछ अच्छा अच्छा सोच लिया है, तो ही बी लाइक कि वापस से मुझे वैसा ही सोचना पड़ेगा। आई हियर लेक वाटर लैपिंग विद लो साउंड। लेक वाटर आपने बीच में देखा होगा, ये जैसे है, हाँ देखो, जब आपने बीच वगैरह में देखा होगा तो जो वेव्स निकल के आती हैं तो जो बहुत ही एकदम सूदिंग सी होती है ना साउंड, जब लेक का बहुत ही वो हैवी वेव्स नहीं है यहाँ पे, बहुत बड़ा ऐसा स्प्लैश नहीं कर रहा है वाटर, बस नॉर्मली जब पानी का बहाव एक होता है तो एक साउंड निकल के आती है, तो वैसी साउंड उनको वो चीज़ सुनाई दे रही है कि मैं ऐसे एक जगह पे हूँ। अब आइलैंड है तो आइलैंड ऑब्वियसली बात है कि सी के बीचों बीच होता है, तो वहाँ पे बीच वाला क्राइटेरिया तो ऑब्वियसली होना ही होना है। तो उनको जो पानी की आवाज़ भी आ रही होती है ना तो वो भी बहुत अच्छी, बहुत ही सूदिंग लगती है, बहुत पीसफुल वॉइस लगती है उनको वाली। व्हाइल आई स्टैंड ऑन द रोडवे और ऑन द पेवमेंट्स ग्रे। अब ये चीज़ वो कहाँ पे खड़े होकर सोच रहे हैं, जब वो किसी पेवमेंट ग्रे या फिर किसी रोड साइड पे खड़े होके ये चीज़ सोच रहे हैं कि देखो मैं अभी रोड के साइड पे खड़ा हूँ। पेवमेंट ग्रे मतलब एक फुटपाथ होता है जहाँ पे आप लोग चलते हो, जहाँ चलने की जो जगह होती है रोड के बगल बगल, उसे हम लोग पेवमेंट ग्रे कहते हैं। तो जब भी वो किसी पेवमेंट ग्रे पे या फिर किसी रोड साइड पे खड़े होते हैं, अब वहाँ पे खड़े हैं तो उनको आसपास बहुत हलचल हो रही है ना? गाड़ियों की आवाज़ें आ रही हैं, हॉर्न की आवाज़ आ रही है, किसी के चिल्लाने की आवाज़ आ रही है, किसी के कुछ बेचने की आवाज़ आ रही है। तो बहुत सारी उनको मल्टीपल वॉइसेस सुनाई दे रही हैं और उन वॉइसेस के बीच वो क्या सोच रहे हैं कि मैं एक बहुत ही पीसफुल जगह पे हूँ, बीच ऐसा इमेजिन करते हुए चलो कि आप किसी रोड पे खड़े हो तो आपको ऑब्वियसली बात है कि सिर्फ गाड़ियों की आवाज़ आएगी, हॉर्न्स की आवाज़ आएगी, एकदम पीप 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 बजे जा रहा है, बहुत इरिटेटिंग सा साउंड भी करता है कभी-कभी। और आप उसी टाइम पे वहाँ पे खड़े होके ये सोचो कि यार मैं एक ऐसे जगह पे हूँ, एकदम बीच बीच पे हूँ मैं, और वहाँ की जो लहरें आ रही है ना, हाँ, क्या सुंदर सी लहरें आ रही हैं, तो उसकी जो वॉइस आप उसका जो साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, वो आपको ज़्यादा सूदिंग इफेक्ट प्रोवाइड करेगा एज़ कम्पेयर टू दी सिटीज़ सराउंडिंग, ठीक है? आई हियर इट इन द डीप हार्ट कोर। अब ये सारी चीज़ें वो क्या कर रहे हैं? ऑल्दो ही इज़ स्टैंडिंग ऑन द पेवमेंट और एट द रोड साइड, बट स्टिल उनको सुनाई क्या दे रही है? उनको सुनाई दे रही है लेक की वेव्स की सूदिंग सी आवाज़, ठीक है? और वो जो आवाज़ है वो उनको सामने नहीं आ रही है, वो उनके दिल के अंदर से, मतलब वो चाहते हैं, वो अपने दिल से ये चीज़ चाहते हैं कि मैं ऐसी जगह पे जाऊँ, जहाँ पे मुझे सिर्फ़ और सिर्फ़ सुकून मिल रहा है। तो यहाँ पे आपका जो पोएम है वो एंड होता है। आप चाहें तो वैसे आप मैं बता देती हूँ, इसका पूरा जो मैंने बनाया है ये पूरा पीपीटी, इसकी आपको पीडीएफ के फॉर्म में आपको मिल जाएगा, ठीक है? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप उससे दोबारा भी देख सकते हो। बट स्टिल मैं एक बार थोड़ा-सा समराइज़ वे में कर देती हूँ। इस चैप्टर को लिखने का पहले तो मैं आपको बैकग्राउंड बता देती हूँ। डब्ल्यू बेट्स ने इसको इसलिए लिखा था बिकॉज़ उस वक़्त चल रहा था वर्ल्ड वॉर फर्स्ट या फिर सेकंड का टाइम चल रहा था। तब उधर बीची हुई थी, पूरी वर्ल्ड वॉर का टाइम चल रहा था। इसकी वजह से बहुत सारी सिटीज़ डिस्ट्रॉय हो रही थी।
बहुत सारे इनोसेंट पीपल मारे जा रहे थे और पूरा बहुत ही गंदा एनवायरनमेंट कह सकते हो कि सिटी लाइफ का बन चुका था। तो उनको लगा कि भाई हो गया बहुत, अब इतना सिटी लाइफ में इतना डिस्ट्रक्शन क्रिएट हो गया है, अब उनको थोड़ी सुकून की जगह चाहिए। सुकून की जगह के नाम पे उन्होंने एक आइलैंड अपने दिमाग में सोचा, दैट इज द नेम ऑफ फॉर द नेम ऑफ इनिसफ्री। उनके दिमाग में आया कि इनिसफ्री आइलैंड हम लोग जाते हैं, जहाँ पे वो क्या करेंगे, अपना एक केबिन बनाएंगे, ठीक है, और बीन उगाएंगे, हनी के लिए वो बीहाइव रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ से उनका पूरा सर्वाइवल गेन हो जाएगा। उसके बाद वो वहाँ पे रह रहे, मतलब वहाँ की सराउंडिंग के बारे में थोड़ा सा बताते हैं। किसके थ्रू बताते हैं? सनलाइट के थ्रू बताते हैं, जो ग्रासलैंड है उसके थ्रू बताते हैं, जो क्रिकेट है इंसेक्ट उसके थ्रू बता रहे हैं, उसके बाद लिनेट इसके थ्रू, इन सब चीज़ों के थ्रू जो है लिनेट्स विंग है, इन सब चीज़ों के थ्रू वो उनके आसपास के सराउंडिंग्स को थोड़ा सा इन्हांसिंग बना रहे हैं कि नेचर से कनेक्शन जो है वो आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है। अभी मैं आपको बहुत ही वैसे तो आप लोग कनेक्ट कर पा रहे होंगे, लेकिन मैं आपको एक छोटा सा सिचुएशन देना चाहती हूँ कि फॉर एग्जांपल आप लोग ऐसा सोचो, दिमाग में लाओ, वो मैथ्स वाला नहीं है कि एक्स मान के चलो, वो वाला नहीं बता रही हूँ मैं। आप लोग दिमाग में सिचुएशन सोचो अपने कि एक तरफ एक तरफ आपकी सिटी लाइफ है, ठीक, एक तरफ आपकी सिटी लाइफ है जहाँ पे आपको बहुत सारा शोर शराबा, इरिटेटिंग भी लगता है कभी कभी, तो बहुत सारे साउंड्स आपको मिल रहे हैं, चिक चिक हो रही है, नहीं भी हो रही तब भी, बड़े बड़े बिल्डिंग्स हैं, कंजस्टेड फील करते हो आप लोग वहाँ पे, आपको एक कंजस्टेड फील हो रहा है। और वहीं पे आप दूसरी तरफ एक विलेज लाइफ देखो, विलेज लाइफ की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पे आपको एक पीसफुल माहौल मिलेगा, पीसफुल एनवायरनमेंट मिलेगा, वहाँ पे आपको नेचर मिलेगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि एज कम्पेयर टू सिटी, विलेज वगैरह ज़्यादा पेड़ पौधे होते हैं, वहाँ पे ज़्यादा वेजिटेशंस होती हैं, आपको वहाँ पे एनिमल्स मिलेंगे। अब एनिमल्स का क्या क्राइटेरिया है? शहरों में देखो एनिमल्स ऐसे ही घूम रहे होते हैं, ठीक है, लावारिस की तरह स्ट्रीट डॉग्स मिलेंगे आपको, गाय इधर उधर घूम रही है, बहुत सारे ऐसे जानवर अलग अलग मिलेंगे। लेकिन आप लोग ने, मतलब अगर मैं कंपैरिजन की बात करूँ तो विलेज की अगर मैं बात करती हूँ तो वहाँ पे मैक्सिमम आपको जानवर जो भी मिलेंगे ना, वो सारे पालतू ही होते हैं। जैसे मान लो काऊ हो गया, ठीक है, hen हो गई, और गोट्स हो गई, डॉग्स हो गए, इन सब जानवरों को लोग लिटरली पालते हैं, ठीक है, गाँव में। तो वहाँ पे सारा कॉन्सेप्ट आपको नहीं देखने को मिलेगा जो कि आपको सिटी लाइफ में देखने को मिलता है। तो बहुत सारे, अगर ये तो मैंने आपको कुछ-कुछ एस्पेक्ट बताया है, लेकिन अगर आप अपने दिमाग से सोचो, अपनी इंटरप्रिटेशन लगाओ उस चीज़ में, अपना एनालिसिस करो, तो आपको ये चीज़ समझ में आएगी कि सिटी लाइफ इज़ वे डिफरेंट फ्रॉम विलेज लाइफ। तो यहाँ पे इसीलिए अब स्पेसिफिकली यहाँ पे विलेज की बात नहीं की गई है, उन्होंने सिर्फ अपने लिए बात की है, क्योंकि उनको अकेले रहना है, इसलिए उन्होंने आइलैंड का एग्जाम्पल लिया। क्योंकि विलेज में भी वहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं, वहाँ पे एक अच्छी खासी पॉपुलेशन रहती है, लेकिन उनको यहाँ पे अकेले रहना था, तो इसीलिए उन्होंने एक आइलैंड का यहाँ पे एग्जाम्पल लिया। बाकी हर चीज़ वैसे ही विलेज से थोड़ा सा ऐसा कंट्रास्टिंग वे में लेके चलना, कि जैसा यहाँ पे एक तरीके से सबसे पहले तो कंट्रास्टिंग दिखाया गया है, कंपैरिजन दिखाया गया है सिटी लाइफ का और थोड़ा-सा अकेले रहने में क्या फ़र्क होता है। मतलब जब आप नेचर से कनेक्टेड होते हो, जब आप लोग आर्टिफिशियलिटी पे रहते हो। तो अगेन हम लोग पहले तो होमवर्क पे आ जाते हैं। अच्छा देखो, होमवर्क देने का ना एक फ़ायदा ये मैं आपको बताती हूँ कि होमवर्क से फ़ायदा ये होता है ना कि आप जो भी आप समझ में आ रहा है आपको, आपने पूरा सेशन अटेंड किया, पूरी वीडियो देखी, अब आपको जो चीज़ समझ में आ रही है, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में अगर लिखोगे ना, खुद मैं आपको बताती हूँ, बहुत ही फैक्ट है ये चीज़। खुद से लिखोगे और कहीं पढ़ोगे, दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। खुद से कोई चीज़ अगर आपने लिखी हुई ना, तो आपके दिमाग में कहीं न कहीं रहेगी कि हाँ, मैंने यहाँ पे यही चीज़ लिखी थी। लेकिन पढ़ते वक़्त क्या होता है कि आप एक चीज़ नहीं पढ़ रहे होते, आप लोग बहुत सारी चीज़ें पढ़ रहे होते हो। खुद के दिमाग से कुछ भी लिखोगे तो वो चीज़ रह ही जाती है, क्योंकि आपने खुद से लिखा है। वो आपके दिमाग की उपज है, तो वो चीज़ आपके दिमाग में रहेगी। बट अगर आप कहीं से कुछ चीज़ पढ़ रहे हो, तो वो आपके दिमाग की उपज नहीं है, वो आपने कॉपी की है अपने दिमाग में, कॉपी पेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो, तो वो चीज़ नहीं आएगी। ठीक है? इसीलिए मैं कह रही हूँ कि आप लोग इस चीज़ को अटेम्प्ट किया करो, बहुत फ़ायदेमंद होने वाला है आपके लिए। होमवर्क आपका ये है
कि आपको इस पोएम में जितनी भी थीम्स हैं, कुछ-कुछ मैं आपको बता देती हूँ। जैसा कि पहला है सिम्बोलिज़्म। सिम्बोलिज़्म क्या होता है? सिम्बोलिज़्म को हम लोग इमेजिनरी भी, ठीक? सिम्बोलिज़्म का मतलब ये होता है जब आप लोग पर्टिकुलरली किसी एक चीज़ के थ्रू कोई चीज़ समझाना चाह रहे हो। जैसा कि यहाँ पे लिनेट स्विंग का मैं एग्ज़ाम्पल लेती हूँ। अब यहाँ पे लिनेट स्विंग के थ्रू वो क्या समझाना चाह रहा है कि शाम को जो आस-पास जो चिड़िया होती हैं, जो क्या कहते हैं, अलग-अलग बर्ड्स आ रही हैं हमारे आस-पास में, तो वो हम लोग को एक अच्छा-सा सूदिंग इफ़ेक्ट प्रोवाइड कर रही हैं। एक पीसफुल इफ़ेक्ट प्रोवाइड कर रही हैं। तो यही चीज़ दिखाने के लिए यहाँ पे उन्होंने लिनेट स्विंग का एग्ज़ाम्पल लिया। जैसे व्हेल हो गया, तो भी सिम्बलाइज़ कर रहा है, ठीक है? जैसे ये बीन हो गया, बीहाइव हो गया, ये सारी चीज़ें क्या है, सिम्बलाइज़ कर रही हैं सर्वाइवल को। क्लियर हो गया? सिम्बोलिज़्म का मतलब ये होता है। उसके बाद एक मेन जो चीज़ है वो है नेचर वर्सेस आर्टिफ़िशियल। अगर मैं आपसे थोड़ा-सा कंपैरिज़न के बारे में बात करूँ तो आपको पता है ना कि सिटी लाइफ़ में यूजुअली चीज़ें कैसे होती हैं? सिटी लाइफ़ में यूजुअली कैसी चीज़ें होती हैं? आर्टिफ़िशियली होती हैं। आप घर देखोगे ब्रिक्स के बने हुए हैं, मार्बल्स हैं, रोड्स बनी हुई हैं, पेवमेंट्स बने हुए हैं, शॉप्स हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको नॉर्मली बिग लेवल पे आप देखोगे तो आर्टिफ़िशियलिटी रहेगी। लेकिन जब आप गाँव वगैरह के साइड में, या फिर अगर मैं एक आइलैंड की बात करती हूँ, तुम हटाओ अच्छा गाँव। अगर मैं आइलैंड की बात करूँ, तो वहाँ पे आप देखोगे सिर्फ़ और सिर्फ़ वेजिटेशंस हैं, नेचुरल चीज़ें हैं, नेचुरल एलिमेंट्स, वहाँ पे आपको आर्टिफ़िशियल कुछ भी नहीं मिलने वाला है। तो ये सारी चीज़ें दिमाग में रखनी है। तो ये मैंने 2 तो आपको थीम बता दी है, बाकी पूरी नहीं बताऊँगी वरना फिर आप लोग क्या, तो आपको बाकी जितनी भी थीम आपको जो समझ में आता है, कोई दिक्कत नहीं है। सही है, गलत है, आप लोग अटेम्प्ट करो एक बार। अगर गलत भी होगा तो कोई इश्यू नहीं, सही है तो अच्छी बात है। मैं सबके आंसर्स चेक भी करती हूँ। तो इस चीज़ को आप लोगों को दिमाग में आपको रखना पड़ेगा। और एक और चीज़ है, एक तो ये मैंने होमवर्क दिया था, एक होमवर्क नंबर 1 थीम है और दूसरा होमवर्क है फिगर ऑफ स्पीच। फिगर ऑफ स्पीच, कहाँ-कहाँ फिगर ऑफ स्पीच यूज़ हुई है, कौन-कौन सी यूज़ हुई है, आपको कमेंट सेक्शन में बताना पड़ेगा। एक तो ये तो दिमाग में रखना है, ये लैपिंग वाला, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तभी जब मैं आपको पढ़ाऊँगी फिगर ऑफ स्पीच तो आप बाकी चीज़ें क्लियर हो जाएँगी। बट इससे पहले थोड़ा-सा आपको अपना इंटरप्रिटेशन तो देखो बेटा लगाना ही पड़ेगा। तो यहीं पे मैं अपनी क्लास को थोड़ा-सा एंड करना चाहूँगी और आई होप आपको जो पूरा सेशन है वो समझ में आया होगा, पूरी पोएम भी क्लियर हो गई होगी। अगर नहीं भी हुई है, हो गई तो अच्छी बात है, वेल एंड गुड। नहीं भी हुई है तो कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा देख लो इस वीडियो को, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मैंने हर चीज़ इसीलिए बहुत ही लाइन बाय लाइन इवन वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेन किया है। तो कोई भी इश्यू वाली बात नहीं होनी चाहिए। कोई भी पोएम पढ़ने के बाद एक काम कर लो, उसके बाद अपने आप सारी चीज़ें क्लियर हो जाएँगी। मतलब मैं अगर पोएम की समरी की जो बता रही हूँ, बाकी जो थीम्स हो गए, फिगर ऑफ स्पीच, ये सारी चीज़ें एक्स्ट्रा हो जाती हैं। मैं आपको बहुत ही बेसिक लेवल पे बताऊँ अगर, तो आपने कोई भी पोएम पढ़ी तो हर पोएम के लिए एक ही चीज़ इम्पोर्टेंट होती है एंड दैट इज़ इट्स सेंट्रल आइडिया। अगर आपको सेंट्रल आइडिया खुद से लिखना आ गया है, मतलब अगर आप किसी भी पोएम को पढ़ने के बाद उसका सेंट्रल आइडिया लिख पा रहे हो, भले ही 5 लाइन लिखो, तो समझ जाओ जितना लाइन आप लिख पा रहे हो उसके रिगार्डिंग आप समझ जाओ कि आपको आधी कम से कम पोएम समझ में आ चुकी है। इतना दिमाग में बना के चलो इतना। किसी भी पोएट्री के लिए ये चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट ही है। सेंट्रल आइडिया इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट फॉर एनी काइंड ऑफ पोएट्री। अगर आपको सेंट्रल आइडिया पता है तो पोएट्री अपने आप समझ में आ जाएगी। ठीक है? तो यहीं पे मैं थोड़ा-सा सेशन एंड करूँगी और आई होप आपको ये पूरी जो क्लास है बहुत ही अच्छी लगी होगी और कोई भी प्रॉब्लम नहीं अराइज़ हुई होगी। कोर्स का देख लो, आपने क्या करना है, गूगल पे जाना है बस, डालना है एसआर स्टडी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सबसे पहला वाला जो आपको वेबसाइट मिलेगा उसी को खोल लेना है। थोड़ा-सा आप लोग मेरी हेल्प वो कर रहे हो, कोऑर्डिनेट करो। उसके बाद जाना है आपको कोर्सेज़ पे, फिर हल्का-सा, ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी है, देखो आपको बिल्कुल मेहनत नहीं करवाऊँगी मैं। थोड़ा-सा नीचे करोगे तो यहाँ पे देखो आपको अलग-अलग क्लासेस के कोर्स अवेलेबल हो जाएँगे। ख़ैर आप लोग का क्लास 9th का है तो आप लोग 9th वाले पे बाय नाउ करो। इस पे डिस्काउंट भी अभी चल रहा है। डिस्काउंट अभी चल रहा है, 5000 का कोर्स है, यहाँ पे अभी आपको डिस्काउंट मिल रहा है 70% का और सिर्फ 1500 का कोर्स आपको पड़ रहा है, 1549 का कोर्स आपको पड़ रहा है। अगर आप चाहें तो इसमें आप लोग कूपन कोड भी अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे आपको कूपन कोड मिल जाएगा, सबको दिखेगा ये कूपन कोड, आप इस कूपन कोड को अप्लाई करेंगे तो आपको एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट मिलने वाला है। तो जो लोग इस कोर्स को खरीदना चाहते हैं बिल्कुल खरीदिए, कोई दिक्कत नहीं है।
अब मैं आपको बताती हूँ कोर्स का फ़ायदा क्या होता है। जैसे बच्चे कभी-कभी कन्फ्यूज़ होते हैं कि मैम कोर्स लेने से क्या फ़ायदा होगा? तो कोर्स में फ़ायदा है कि अभी मैं आपको यहाँ पे आपको यूट्यूब पे बहुत ही समराइज़ वे में सेशंस चल रहे हैं। मैं हर एक चैप्टर की समरी आपको प्रोवाइड कर रही हूँ। कोर्स से ये फ़ायदा होता है कि मैं आपको चैप्टर को अच्छे से पूरा डिटेल में समझाऊँगी। आइदर इट इज़ पोएट्री और इट इज़ अ फिक्शन। जो भी आपकी स्टोरी होगी, पोएट्री होगी, सब कुछ बहुत डिटेल वे में समझाया जाएगा। प्लस एनसीईआरटी क्वेश्चंस मैं सॉल्व करवाऊँगी। एक्स्ट्रा चीज़ें जैसे जैसे मैंने आपको थीम्स दिया है, तो थीम्स हो गया, फिगर ऑफ स्पीच कौन-कौन सी यूज़ हुई है, सेंट्रल थीम क्या है, सेंट्रल आइडिया क्या है, मेन पॉइंट्स क्या है, बेसिक इन्फॉर्मेशन क्या-क्या याद रखना है आपको, एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से क्या इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सारी चीज़ें मैं आपको वहाँ पे प्रोवाइड करने वाली हूँ एप्लीकेशन पे। और प्लस एनसीईआरटी क्वेश्चन सॉल्व होंगे, उसके अलावा जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि बन सकते हैं, वो भी आपको यहाँ पे बताए जाएँगे। बहुत ही अच्छे तरीके से मैं आपको यहाँ पे सब कुछ बताने वाली हूँ। तो ये फ़ायदा है आपका कोर्स का, ये फ़ायदा निकल के आता है। बाकी यूट्यूब पे तो आपका चलेगा नॉर्मली समराइज़ वे में चल रहा है। मैंने हर एक वो उसकी चैप्टर की समरी आपको दे के रखी है। बट अगर आपको और डिटेल में पढ़ना है तो आप लोग अपने कोर्सेज़ को बाय कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड